Hello aspirants and students, welcome to Dr. Sunil Synergy IAS स्टडी सर्कल खरड़। एक बार फिर आप सभी का इस इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है उसमें स्वागत है। आज का जो फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर। तो आप इससे पहले हम लोगों ने जो पार्ट फर्स्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो फिनिश किया था, जिसमें हमने आर्टिकल 1 से 4 तक स्टडी किया था एग्जैक्टली। आज जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक है, जिसमें जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और यूपीएससी लेवल में जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन पुलिस, पटवारी, एसएससी, बैंकिंग और बाकी अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम जैसे हिमाचल का एचएएस का, पंजाब का एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम्स है, तो उसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में आ जाता है। सो लेट अस स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर एस्पिरेंट्स। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी I told you many times students come to me and they're asking, sir, answer is very long, we are not able to learn such a long answer. So I always advise such students that just try to remember the keywords. Keywords का मतलब क्या है, जो मेन वर्ड्स हैं आप उसको याद रखिए, उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कीजिए, आप बिल्कुल एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। सो एस्पिरेंट्स, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए इसको मैं तोड़ के बात बताता हूं आपको। डायरेक्टिव का मतलब क्या है? डायरेक्टिव का मीनिंग है डायरेक्शंस। डायरेक्टिव मींस डायरेक्शंस। Principles means when we are making policies, we must apply some principles, we must follow some principles of state policy. State, just try to remember this word, state. So my dear aspirants, before this Article 12 of the Indian Constitution we have already seen in the previous few videos. Article 12 of the Indian Constitution, that is related to fundamental rights, definition of state is given. Similarly, as per Article 12 of the Indian Constitution, state, what includes in state? देखिए मेरे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो नए हैं, जो नए हमारे एस्पिरेंट्स हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन भी पूछता हूँ कि बताइए स्टेट क्या है एज पर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से स्टेट क्या है। तो कई लोग मेरे को बोलते हैं सर स्टेट मतलब इंडिया के 28 स्टेट्स के नाम। सो देखिए एस्पिरेंट्स, आप यहाँ पर बिल्कुल घबराइए नहीं। यहाँ पर स्टेट का जो मीनिंग है दैट इज वेरी वेरी ब्रॉड। स्टेट जो होता है हमारी स्टेट का ये नहीं है कि 28 स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, ये सब नहीं है। यहाँ पर स्टेट की जो डेफिनेशन है काफ़ी ब्रॉड है। स्टेट मतलब तो आर्टिकल 12 एंड 36 के हिसाब से क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, पार्लियामेंट विल कम, यू कैन सी आफ्टर दैट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी, एमसीज हैं, इसके अलावा और काफ़ी सारे जो हमारे व्हाट आई कैन से गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो सारा सारा स्टेट के अंडर ही आता है। ठीक है, तो अब जो है अब इसका जो मीनिंग है आई होप आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सीधा सीधा मतलब मैं बताता हूँ आपको कि मतलब ये ऐसी डायरेक्शंस होती हैं, ऐसी डायरेक्शंस रहती हैं जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करनी होती हैं, मतलब गवर्नमेंट जो फॉलो कर सकती है जब भी कोई जो पॉलिसी है वो बनाती है सरकार को। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सीधा सीधा मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका ये मतलब हुआ कि जब भी गवर्नमेंट हमारी पॉलिसीज बनाती हैं तो उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को नजर में रखते हुए वो बनानी चाहिए। इट मीन्स गवर्नमेंट मस्ट फॉलो दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी व्हेन दे आर फ्रेमिंग दी पॉलिसीज फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाई एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इनको बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है वो पहले ही बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट है। आई टोल्ड यू काफी सारे प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए हैं।
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वन सेंटेंस इज मेंशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इतिहास जब पढ़ेंगे, हिस्ट्री या फिर इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो वहां पे यू विल कम टू नो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में एक लाइन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो वो सेम चीज है एग्जैक्टली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मेंशन्ड, सो सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर एस्पिरेंट्स। सो आई होप कि आप लोग जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो मीनिंग है वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कोई XYZ पॉलिसी बनानी है, या हिमाचल या पंजाब की सरकार ने कोई XYZ पॉलिसी बनानी है, किसी भी चीज, एग्जांपल, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर बट आई एम टॉकिंग XYZ, कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसको नजर में देखते हुए पॉलिसी बनानी है। आगे चल के हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में कौन कौन सी आर्टिकल्स हैं, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन कौन सी आइडियाज हैं, वो जो है गवर्नमेंट को वो फॉलो करनी चाहिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये आर्टिकल्स जो है 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं। आर्टिकल 36 अप टू आर्टिकल 51, ये बिल्कुल याद रखिए, जो कि आपको बेसिकली अगर इफ यू वांट टू मेक अ वेरी गुड बेस फॉर इंडियन पॉलिटी, तो आर्टिकल्स जो हैं खासकर जो आप पटवारी हो गया, पुलिस हो गया, या फिर स्टेट PCS के एग्जाम है, वहाँ पे आर्टिकल्स बेस्ड पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली आ जाते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल्स। सो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 जो है भारत के संविधान का, वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। इसके अलावा इससे पहले जो हमने बात की थी एग्जैक्टली आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 12 टू 35 जो थे हमारे, वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड थे, फंडामेंटल राइट्स। एंड आर्टिकल 5 टू 11 सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो आर्टिकल 1 टू 4 आई टोल्ड यू यूनियन ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग प्रोविजन थे। देन आफ्टर 5 to 11 सिटीजनशिप, देन आफ्टर 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स, एंड 36 to 51 जो आर्टिकल्स हैं हमारे भारत के संविधान के, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रोविजन जो हैं वो उसमें दिए गए हैं। सो नाउ थोड़ा सा अगर बात करें, जब आई होप आप यहाँ तक अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना जो है मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो कमेंट्स को देखते हुए हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बता पाए। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू। अगर आप यहाँ तक अंडरस्टैंड कर गए हैं तो आगे चल के बात करें, ये पार्ट कौन सा आता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 हमारे भारत के संविधान का, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with the provisions related to directive principle of state policy. It is very very important part. So now what is the background? अभी जो my dear aspirants की ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहाँ से आए हैं, मैंने आपको पहले दूसरी क्लास में शायद मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो भारत का संविधान है, इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो भारत का संविधान है ये लेंथीएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है पूरे वर्ल्ड में। सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट जो है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का ही है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे प्रोविजन जो हैं इन्होंने हमारे संविधान के लिए, वो काफ़ी सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद है वो वहाँ से बोरो किया है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से ली है, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अगर आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से बोरो की। तो एस्पिरेंट्स, यहाँ पे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दो ऑप्शन आते हैं अगर यहाँ पे, स्पेन
एंड आयरलैंड। तो इंडिया ने कहां से लिए गए? दो डिफरेंट चीजें हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिफरेंट प्रोसेस है कि इंडिया ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिए, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए? तो मे बी ऑप्शन में स्पेन भी होगा, आयरलैंड भी होगा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ओरिजिनल जो है बेसिकली जो ओरिजिन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, लेकिन स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए आयरलैंड वालों ने, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए आयरलैंड वालों ने, और आयरलैंड से लिए इंडिया ने। समझ रहे हो? ये बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, जो हमारा ओरिजिन है बेसिकली दैट इज स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, स्पेनिश से आयरलैंड वालों ने। आयरलैंड के आर्टिकल 45, देखो आयरलैंड का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 45 आर्टिकल जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। तो वहां से क्या है, वहां से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर्स थे उन्होंने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग कि आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सोर्स है। आई होप कि आप लोग जो है इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन है एग्जैक्टली कि हमारे भारत के संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो की है। तो राइट आंसर जो है वो आप बिल्कुल याद रखिए, वो क्या है, वो हमारा आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। आई होप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप। सो नो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज समथिंग बैकग्राउंड ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बैकग्राउंड पॉलिसी के साथ, बैकग्राउंड स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ में आई होप आप ये भी अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग इज वेरी सिंपल, ये दीज आर द आइडियल्स, these are the rules and regulations when these are the principles which government has to follow when they are going to make any policy or law in our country. So very very important point that you should understand here. लेकिन अब आपको मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर्सेस फंडामेंटल राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आर्टिकल 37 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या बोलता है? आर्टिकल 37 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली टेल्स अस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब आर्टिकल 37 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कहां पे यूटिलाइज होंगे, उसका यूज क्या है एग्जैक्टली, उसका यूज क्या है एग्जैक्टली। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, वो किस लिए यूज होगा हमारा? जस्ट टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड मेंटेन अ वेलफेयर स्टेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ आ रहा है? सो देखिए आर्टिकल 37 क्या बोलता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका यूज किस लिए यूज होगा, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सीधा सीधा जो एप्लीकेशन है कि सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो उसका एक ही मकसद होना चाहिए, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ऑफ द पीपल, ऑफ द सिटीजंस। ठीक है, और एक वेलफेयर, देखो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट होगा तो डेफिनेटली वेलफेयर स्टेट बनेगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही एक मेजर डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है तो प्राइवेट एंड पब्लिक इंडिविजुअल में भी यही फर्क होता है जरूरी कि पब्लिक द फोकस ऑफ द पब्लिक इज फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज व्हाट, वेलफेयर ऑफ द पीपल, जस्ट टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड प्राइवेट वाले का क्या है, जस्ट टू क्रिएट वेल्थ। इकोनॉमिक्स में जब लेक्चर हम प्रिपेयर करेंगे, लेक्चर हम देंगे अपने चैनल के थ्रू, दैट टाइम इकोनॉमिक्स के ऊपर भी आप जो है हमारे लेक्चर सुन सकते हैं। सो नाउ लेट अस मूव अहेड। सो आर्टिकल 37 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है?
say here fundamental rights and this is directive principle of state policy. What is the difference between डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स? सो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो व्हाट आई थिंक कि एक मेजर डिफरेंस क्या है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं दे आर जस्टिसेबल और दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट. फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट. Enforceable by court. It is very important line. Whereas not enforceable by court. Fundamental rights are enforceable by court, whereas directive principle of state policy they are not enforceable by court. So इसका मतलब क्या है लाइन का? इसको समझिए, बहुत गहराई वाली लाइन है. सो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट मीन्स अगर किसी भी सिटीजन की, अगर किसी भी आदमी की, इंडिविजुअल की अगर कोई फंडामेंटल राइट है, ठीक है, अगर उसकी वायलेशन होती है, अगर किसी सिटीजन को लगता है, अगर किसी आदमी को लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मुझे छीने जा रहे हैं, सीधी भाषा में मैं बताता हूँ, कोई छीना जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकता है. एनफोर्सेबल बाय कोर्ट मींस इफ एक्स वाई जेड पर्सन इज देयर, उसको लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है बेसिकली, उसमें से कोई उसका फंडामेंटल राइट्स है, कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गन जो है जो स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड है या इंडिविजुअल है, इनफैक्ट उसका वायलेशन हो रहा है, तो वो सीधा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है. फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू करता है कंसर्न आदमी को. रिट्स मतलब ऑर्डर्स या डायरेक्शंस, समझ रहे हो, सीधी भाषा में डायरेक्शंस या ऑर्डर्स या रिट्स आप याद कर सकते हैं. और उसके बाद क्या है एग्जैक्टली, वो उसकी डायरेक्शन वाइज होती है. दैट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबल बाय कोर्ट. कि मतलब अगर मेरे को लगता है कि कोई मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ और गांव के लोग जो है मेरे को वहाँ पे जो कुआं है वहाँ पे पानी भरने नहीं देते हैं, तो ये मेरे बिल्कुल है अनटचेबिलिटी वाला जो फंडामेंटल राइट है वो हम लोगों ने देखना है एग्जैक्टली. तो वो मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो मेरा क्या एग्जैक्टली वो वायलेशन हो रही है उसकी, तो मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में चला जाऊंगा. या फिर और एग्जाम्पल लें कि जो छोटे बच्चे हैं वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी को फोर्स लेबर जो है वो कराई जा रही है. मतलब क्या है देखिए कि छोटा बच्चा है वो लेबर का काम नहीं करना चाहता, बेगार जिसको बोलते हैं, बट उसको फोर्सफुली जो है लेबर का काम कराया जा रहा है, वो भी एक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है. या फिर 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं वो उनको गवर्नमेंट जो है दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो वो भी फंडामेंटल राइट की वायलेशन है. सो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. या फिर किसी को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है एग्जैक्टली. सो माय डियर एस्पिरेंट्स, काफी सारे फंडामेंटल राइट्स वी शुड टेक लॉट्स ऑफ एग्जांपल. या फिर किसी का प्राइवेसी का जो राइट है फंडामेंटल राइट उसकी वायलेशन हो रही है, तो वो जो है वो भी एक जो है सिटीजन कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. सेकंड जो पार्ट आई होप कि आप समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबल बाय कोर्ट. सो उसके बाद सेकंड वाला जो आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉन एनफोर्सेबल बाय कोर्ट और नॉन जस्टिसेबल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो इसका बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग होगा जो फंडामेंटल राइट का है, कि अगर किसी को लगता है कि सरकार ने पॉलिसी बनाई है बट उस पॉलिसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसको ध्यान में रख के नहीं बनाई है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो जो है सिटीजन कैन गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सो जस्ट आई वांट टू टेल यू वन थिंग एस्पिरेंट्स, इस केस में बिल्कुल नहीं जा सकते. इस केस में जो इंडिविजुअल हैं वो बिल्कुल नहीं जा सकते, ये क्लेम नहीं कर सकते कि जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है उसमें डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो नहीं किया गया. क्यों? क्योंकि दे आर नो जस्टिसेबल, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट. क्योंकि वो एग्जैक्टली क्या है, वो गवर्नमेंट को बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को बाइंडिंग, गवर्नमेंट के ऊपर वो जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो कोई पॉलिसी बनाती है या कानून बनाती है तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करे, वो जस्ट एक डायरेक्शंस हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिफरेंस है बिल्कुल याद रखना है. फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट
whereas directive principle of state policies are not enforceable by any court. So this is major difference that you should understand, my dear aspirants. Second, जो what I think as per article 37 second जो provision है या second जो difference है basically कि directive principle of state policies are affirmative in nature. They are providing some sort of information to the government while they are framing their policies. Whereas जो हमारा जो what I can say and they are direct, they are limitless in fact. ये limitless हैं basically. Government can take lots of knowledge if they can consult lots of documents when they are framing the policy. That's why they are limitless. Whereas जो हमारा डायरेक्टिव जो फंडामेंटल राइट है, they are negative और prohibitive in culture या in nature. ठीक है, they are negative और prohibitive. So गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है exactly कि फंडामेंटल गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना रही है और फंडामेंटल राइट को नजर रखती हुई बनानी पड़ेगी. अगर कोई फंडामेंटल राइट की वायलेशन होगी तो अगर किसी आदमी को नॉलेज है कि नहीं मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है तो देगा वो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले जाएगी. इसीलिए क्या है, दे आर फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव एंड प्रोहिबिटिव इन नेचर, whereas these are affirmative and limitless directive principle of state policy. So this is what exactly article 37 and जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इट वाज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर. एंड स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोग इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखेंगे. और मेरी एक ही सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अगले वीडियो के लिए आएँ या फिर अगर आप हमारा अगला वीडियो देखें तो पिछले वाला वीडियो जरूर रिवाइज करके आएँ और साथ में कॉपी और पेन अपने हाथ में रखें ताकि आपका जो लेक्चर है यूट्यूब में देखें या कहीं भी वीडियो लेक्चर देखें आप तो उसमें से इंपॉर्टेंट नोट्स बना के वो आपके काम आए. तो एस्पिरेंट्स, अगले लेक्चर में हम लोग आपके साथ आएंगे जिसमें हम लोग आर्टिकल 36 से लेकर जो हमारा 51 तक है वो हम सारा करेंगे. बट 36 में आपको बताना चाहूँगा वंस अगेन इट इज़ वेरी मच पैरेलल टू आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो 12 में स्टेट की डेफिनेशन है सेम 36 में भी स्टेट की ही डेफिनेशन है. 37 हमने कर लिया है. अगले लेक्चर्स में हम लोग क्या लाने वाले हैं आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग. अगले लेक्चर्स में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. हालांकि वो संविधान में मेंशन नहीं है बट 3 पार्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्स उसके बेस पर हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. वो कौन कौन सी कैटेगरीज रहेंगी? एक जो हमारा आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, देन लिबरल इंटेलेक्चुअल एंड आफ्टर दैट थर्ड वन इज गांधीयन फिलॉसफी. ठीक है, गांधी, ये 3 जो हमारे जो 3 पार्ट्स में जो क्लासीफाई करने वाले हैं वो क्या है हमारा बेस्ड अपॉन द सोशलिज्म, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, देन गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. इसके तीनों के बेस पर आप आने वाले लेक्चर में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है वो पूरा स्टडी करने वाले हैं. सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रिपेयर एंड क्रैक द एग्जाम. थैंक यू वेरी मच.